हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पेपर का, राइट। एंड बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन पेपर, मतलब जो आप ये सैम्पल पेपर मैंने पूरा ऑलरेडी सॉल्व कर लिया पहले, तो बड़ा सिंपल है, मतलब मुश्किल कुछ नहीं है अगर बच्चे ने बेसिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड आपका काफी हद तक आप ओवरव्यू, जैसे कहते हैं ना कि टर्म 2 का पूरा सिलेबस, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रिवाइज हो जाएंगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना गाइज। एंड उसके बाद एक चीज और करना, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम इसके बाद वन शॉट वीडियोस निकालेंगे 12th के बच्चों के लिए। जितने भी चैप्टर्स टर्म 2 में हैं, कुछ की निकल चुकी हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अवेलेबल है, राइट। एंड और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी टर्म 2 वाले सिलेबस की उसकी वीडियोस केमिकल काइनेटिक्स की ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप वो क्विक रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स की हम निकालने वाले हैं, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि टोटल 12 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। 12 क्वेश्चंस हैं। एंड सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी में 4 to 11, सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन है जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। एंड आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपने अरेंज करना है इनको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। जो भी प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे pKa वैल्यूज प्रॉपर्टी दे रखी है, इसके रिगार्डिंग आपको इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले ए पार्ट में अगर मैं आपको बताऊं, बेंजोइक एसिड, फिनोल, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, pKa वैल्यू से। pKa क्या होता है, पहले आपको हम ये बता देते हैं, pKa माइनस लॉग Ka। और Ka क्या होता है आपको पता है, कोई भी एसिड जो आपका डिसोशिएट हो रहा है, H+ आयंस आपके अगर ज्यादा है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मैं आपको किसी एसिड का एग्जांपल दे देती हूँ, या सिंपल आपको मैं ओके कोई एसिड हम ले लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लेते हैं, चलो है तो वीक एसिड बट नो प्रॉब्लम। तो ये अगर ब्रेक होगा तो क्या बना देगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H+ है ना। तो जब आप Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में जो आपका रिएक्टेंट है, राइट। तो यानी जितनी ज्यादा H+ की कंसंट्रेशन उतना ज्यादा Ka, और उतना ही ज्यादा ऑब्वियसली एसिडिक होगा। तो pKa और Ka की टर्म्स में आप समझ गए होंगे, अगर मोर pKa वैल्यू है, मोर pKa वैल्यू मतलब लेस, क्या बोलेंगे हम, ठीक है, लेस एसिडिक, ठीक। या आप वीकर एसिड कह सकते हो, लेस की बजाय वीकर वर्ड यूज कर लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड वीक के को लेकर रिगार्डिंग बताना है ना। मोर pKa वैल्यू तो आपका हो जाएगा वीकर एसिड, ठीक है। एंड लोअर pKa वैल्यू ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये शॉर्ट में जो ये पोर्शन है इसको जरूर लिख लो, कॉपी पेन के बिना क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करना। वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज क्वेश्चन को जो भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ, मैं खाली टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखवा देती, मैं मेरा एक तरीका है कि मैं कॉन्सेप्ट चाहती हूँ कि बच्चों को समझ में आए। रटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो ऑब्वियसली वो अटेम्प्ट कर पाएगा, राइट। तो आपको pKa का पता लग गया, और Ka का तो डायरेक्टली रिलेशन है, जितना ज्यादा Ka की वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो आपको pKa वैल्यू की टर्म्स में अरेंज करना है इसको। कैसे करेंगे हम अरेंज, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे कहूँ स्ट्रक्चर साथ के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम रब कर लेते हैं जरा। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ नाम दे रखे हैं एसिड्स के, लेकिन हम स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। उसका रीजन ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता रहे, साथ के साथ याद रहे, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पिक्रिक एसिड। और हाँ एक चीज और, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा है, मतलब ये बढ़ता जाएगा, ज्यादा बढ़ने की तरफ जो है आपने वो वाला एरो शो करना है। कई बार बच्चों को आंसर पता होता है बट वो आंसर सही लिख नहीं पाते हैं, उनको ग्रेटर देन लेस देन के डिफरेंस का नहीं पता होता, ठीक है। पिक्रिक एसिड आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। देन आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे आपका जाएगा बेंजोइक एसिड, और क्या रह गया लास्ट में, फिनोल, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनोल, ये आप pKa वैल्यूज की टर्म्स में अरेंज कर रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर भी देख लो, क्योंकि स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि कौन एसिडिक ज्यादा है। यहाँ पे आपका NO2, ये ऑक्सीजन के साथ मत जोड़ना, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ ही जोड़ा हुआ दिखाना। पिक्रिक एसिड हो गया, देन उसके बाद सैलिसिलिक एसिड में एक OH और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे COOH, ठीक है।
बेंजोइक एसिड तो आई थिंक ऑलरेडी सबको पहले ही क्लियर होगा, COOH। और फिनोल, फिनोल का क्या स्ट्रक्चर है, ये OH, राइट। आई थिंक यहाँ स्पेस है अवेलेबल, यही कर देती हूँ मैं। फिनोल आपका OH खाली लगा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बताऊं pKa की वैल्यू ज्यादा हम किसकी बता रहे हैं, फिनोल की। एल्कोहल्स एंड फिनोल्स वाला आप जो एक इसमें आपका एक कैटेगरी क्या है, फिनोल्स की, एंड दूसरी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, है ना, उसमें एरोमेटिक एसिड्स की। तो आपको मैं बता दूं हमेशा कि इनमें जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो क्या बोलते हैं एसिड्स हैं कंपैरेटिवली, वो फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसीलिए आपकी इनकी pKa वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू फिनोल। लेकिन इसके केस में क्या हुआ, NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विच इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका पिक्रिक एसिड जो है इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से ये मोस्ट एसिडिक है। मोस्ट एसिडिक है तो जाहिर सी बात है इसकी जो pKa वैल्यू है वो सबसे कम होगी, राइट। एंड उसके बाद सैलिसिलिक एसिड था, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड में आप देख सकते हो 2 ग्रुप्स इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो ट्रेंड होता है एसिडिक ट्रेंड वाला ना, ये क्वेश्चन जरूर करना। ये आपका ट्रेंड एक तो अल्कोहल्स वाले में है, ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स वाले चैप्टर में है, एंड एक है आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में है। यहाँ पे तो दोनों में आपका एसिडिटी स्ट्रेंथ है, एंड अमीन्स वाले में बेसिसिटी ट्रेंड वाला है। तो ये 3 चीज जरूर करना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत सिंपल है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक। चलो दूसरा पार्ट इसका क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, इनकी आपने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH, ये बी पार्ट है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH, ठीक है। ये आपकी किस तरह की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें आपको पता है, मैं आई थिंक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिन लोगों ने रिवाइज कर रखा होगा उनको पता होगा, एल्डिहाइड्स आपके रिएक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन्स। रीजन इसका क्या है कि आपका दो इसके फैक्टर्स आते हैं बेसिकली, इंडक्टिव इफेक्ट एक तो, ठीक है ना, एंड दूसरा स्टिरिक फैक्टर या स्टिरिक इफेक्ट, ठीक है। सो अगर आप एल्डिहाइड का फॉर्मूला देखें RCHO, है ना, और कीटोन्स का क्या है RCOR, राइट। यहाँ पे आपका कार्बोक्सिल में जो आपका यहाँ पे एल्काइल वाला ग्रुप एक लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, H है, कई सारे रीजंस हैं, कई सारे आपका जो मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टिरिक इफेक्ट, इन दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्टिविटी आप कह सकते हो कि गवर्न होती है। तो आपका जो ये है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गया। अब इसके बाद जो रिएक्शन मेन है वो क्या है, टुवर्ड्स NH2OH। इसमें आपको क्वेश्चन में एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, मतलब एक एल्डिहाइड दिया हुआ है और 2 कीटोन दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स में जाहिर सी बात है जो दोनों एल्डिहाइड वाले हैं वो पहले आएंगे, ठीक है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले नहीं, एक्चुअली इसको मैं रब कर देती हूँ, देन आई लेट यू नो। एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, एक एसिटल्डिहाइड था आपका और क्या है, एक है एसीटोन, ओके फाइन। तो एसिटल्डिहाइड आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एसीटोन, उसके बाद आपका क्या था, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। ये लास्ट में क्यों आया, बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप, स्टिरिक फैक्टर आ जाएगा ना, ठीक। तो इसलिए आपका आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एसिड पहले आपका एल्डिहाइड्स वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कीटोन्स, और कीटोन्स में भी आपका अगर आप स्टिरिक फैक्टर चेक करोगे तो ये वाला जो है आपका ये लेस रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू एसीटोन, क्लियर है। सो आई थिंक ये चीज आपका ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखना कि बल्की ग्रुप्स जहां भी ज्यादा आएंगे कीटोन्स वाले केस में वो कहीं ना कहीं आपके लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। और एल्डिहाइड्स कीटोन्स में आपका अगर आप ये कहो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं डोनेशन के लिए, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इनका लगेगा, दोनों ही डोनेट करेंगे, और यहाँ पे आपका ये सिंगल एक एल्काइल ग्रुप है। तो इस वजह से रिएक्टिविटी कि आपका रिएक्टिविटी किस वजह से होगा की है, अगर आप देखें ध्यान दें तो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर इसका दिखा देती हूँ, तो दैट आपको पता लग जाएगा कि एल्डिहाइड्स क्यों रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कीटोन्स। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ही ना पढ़ लें एक बार, एटलीस्ट रिवीजन तो हो जाएगी। H और कीटोन, ठीक है। यहां आप देख सकते हो ये पार्शियल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तभी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, न्यूक्लियोफाइल जो आपका है वो अटैक किस कब होगा,
जब यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। लेकिन अगर ये R डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स इसको, तो इसका ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। यहाँ एक ही R है, एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में 2 R हैं, तो जाहिर सी बात है इसलिए एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कीटोन। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि एल्डिहाइड्स कीटोन से क्यों रिएक्टिव हैं, और दोनों फैक्टर पता लग गए, इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें कहीं भी क्वेश्चन आए अप्लाई कर लेना, बस आपको ये नाम देख के मतलब स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए, IUPAC नोमेनक्लेचर की पहचान होनी चाहिए, बाकी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, एक है इथेनॉल, ठीक है, एंड बाकी दोनों आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में ही क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जाहिर सी बात है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कहीं ना कहीं ज्यादा ही होता है। ठीक है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ रखा है कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट आपका जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन इनमें हम डिसाइड कैसे करेंगे, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, सबसे कम तो इथेनॉल, ठीक है, फिर आपका इथेनोइक एसिड आएगा, एंड आफ्टर दैट आपका आएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, एल्कोहल्स आपके लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स लेस रिएक्टिव नहीं आना चाहिए, मतलब उनका लेस, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी एल्कोहल्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है, ज्यादा होती है, तो इस वजह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज्यादा उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोर इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मोर बॉइलिंग पॉइंट, पहली चीज, एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद, इस पे इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास, तभी ना आपका बेंजोइक एसिड ज्यादा उसका उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इन कंपैरिजन टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, एल्कोहल्स का कम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है, पहली बात, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है एल्कोहल्स में, इसलिए। दूसरी बात कि इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब 2 पॉइंट्स तो हो गए ना, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट आपका मोलर मास से चेंज होता है, जैसे जैसे आपका मोलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं A और B, वो दिए उनको डाइल्यूट किया गया। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है B की और A की, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B इंक्रीजेज 1.5 टाइम्स और A की 25 गुना बढ़ती है। तो ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो कंडक्टेंस, ठीक है, और इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, हाँ, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये तीनों चीज आपकी इंक्रीज करती हैं विद डाइल्यूशन, पहली बात। ठीक है, तीनों चीज इंक्रीज करती हैं विद डाइल्यूशन, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ये मैं कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, सो आई थॉट कि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी खाली डिक्रीज होगी, बाकी कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, क्योंकि आयंस ज्यादा बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, देयर इज ऑलरेडी कंप्लीट डिसोसिएशन, राइट। जब आपकी डिसोसिएशन ऑलरेडी कंप्लीट है तो बाद में डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस डू नॉट इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं करेगा, जब इंक्रीज नहीं करेगा आपका, तो आपका जो चेंज है, यानी आपका, आप ये कह सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी, देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, बढ़ेगा तो लेकिन बहुत धीरे, आपको कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज उस तरह से नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके आयंस डिसोशिएट हो चुके हैं, उसमें कोई नया इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस नहीं आता है। ठीक है, पहली बात ये, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब जाहिर सी बात है बी में आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो
कम है, ए में ज्यादा है, तो यानी कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ? यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया बी। बी इज द स्ट्रॉन्ग वन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आंसर निकल गया कि कौन है। जस्टिफाई योर आंसर, ग्राफिकली शो द बिहेवियर ऑफ ए एंड बी। जस्टिफाई हमने पूरा कर दिया, अब इसका ग्राफ, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, याद रखना इसका ग्राफ मैक्सिमम टाइम पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कौन इंक्रीज होता है कौन डिक्रीज होता है, मोलर कंडक्टेंस, ये सब याद रखना। तो ग्राफ हमें बनाना है कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के साथ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ए ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे। ये स्ट्रॉन्ग वाले का है, ये वीक वाले का है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने अभी भी किया ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो चलो डाइल्यूशन आपका जाहिर सी बात है, डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक। चलो, तो ग्राफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसके बाद पूछा गया है, गिव रीजंस टू सपोर्ट द आंसर। Presence of alpha hydrogen in aldehydes and ketones is essential for aldol condensation. अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स कीटोन, हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पता है ये रिक्वायरमेंट दे रखी है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और कैनिजारो में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट, है ना। कैनिजारो रिएक्शन में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये एक तो सबसे पहले ही आपको एक कंसेप्ट ये उसमें बताया गया है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स में चैप्टर में। अब अल्फा हाइड्रोजन आपका एसिडिक इन नेचर होता है, पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसमें एल्डिहाइड्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू इट, इसके साथ, अब आप एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जानते हो ना, RCHO, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है ही, एंड कार्बन के ऊपर जो H है वो कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू इट क्या होगा आपका, इट कैन बी इजिली रिमूव्ड, है ना, इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। हाइड्रोजन की बात हो रही है ये, कि हाइड्रोजन आसानी से हट जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा और आप उसको इजिली रिमूव कर सकते हो, पहली बात तो, ठीक है। एंड दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो कार्बन आयन बनेगा एंड द इंटरमीडिएट इज रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड, इंटरमीडिएट नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, कार्बन अनायन ही डायरेक्टली कह दो, है ना। कार्बन अनायन आपका जो होगा इज रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो रेजोनेंस कहीं भी आ गई, स्टेबलाइजेशन आ गया, तो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन आपकी आसानी से हो पाएगी। तो अल्फा हाइड्रोजन आपका एसिडिक इन नेचर है। दूसरी बात एक चीज और है कि आपके हाइड्रोजन एटम जो है ना वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम आपका इजिली कन्वर्ट हो जाता है और कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ता। हाइड्रोजन एटम जो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन एटम है ना, इजिली गेट कन्वर्टेड, ठीक है, इजिली गेट कन्वर्टेड, नो ब्रेकेज ऑफ एनी बॉन्ड, नो ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड। कन्वर्ट किस में होता है, कन्वर्टेड टू OH ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, ये हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट का आपका कंप्लीटली आंसर भी हो गया। मैंने इसमें कई सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। एसिडिक नेचर होगा तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा इसके साथ, है ना, ये आसानी से इस वाले बॉन्ड में स्ट्रेन आएगा, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन आयन जो आपका बनेगा रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड है। बाकी ये भी ध्यान रखना कि एसिडिक हाइड्रोजन एटम कहीं भी जो है आपका, अगर वो आसानी से OH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड्स में होता है, कीटोन में नहीं होता है, तो और कहीं आपको एक्स्ट्रा बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला इतना पार्ट एसिडिक वाला ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन शोज पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट आपका शो करते हैं, कौन शो करता है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन, एक कीटोन है जो कि आपका पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट शो करता है। क्यों शो करता है, अब इसके लिए सबसे पहले तो भाई ये पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आपका होता क्या है, या टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ये डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले में भी आपका ये पूछ लिया जाता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आपका काफी फेमस है। एंड टॉलेंस रिएजेंट
क्या है टॉलरेंस रिएजेंट? एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। गॉट इट? एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। लिखा कैसे होगा? AgNH3 ट्वाइस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अच्छे से जरूर कर लेना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बच्चे कई बार भूल जाते हैं। एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये है आपका टॉलरेंस रिएजेंट। अब याद क्या रखना है? बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, दोनों ये टेस्ट देते हैं। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या करेंगे? देंगे टेस्ट। बट कीटोन्स आपके टेस्ट नहीं देंगे। यहाँ पे ये आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन एटम आपका इजिली कन्वर्ट हो जाता है OH ग्रुप में, और किसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ता। लेकिन कीटोन्स में आपका एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है, बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसलिए टॉलरेंस रिएजेंट वाला टेस्ट नहीं देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? कीटोन्स नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि आपका जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक ये चीज आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद कीटोन्स में वो क्यों नहीं शो करता है, एल्डिहाइड्स में क्यों शो करता है, और ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप ध्यान रखना। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, राइट? फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, एंड फोर्थ क्वेश्चन, aniline cannot be prepared by ammonolysis of chlorobenzene under normal conditions। तो क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, एनिलीन नहीं बनाया जा सकता बाय एमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। मतलब यहां से आप एनिलीन आप बनाना चाह रहे हो ना, एनिलीन क्या है? NH2 लगा हुआ है। ये मैं इतने स्ट्रक्चर्स बार बार क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि वहां पे नाम ही लिखा होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता होगा तो आपको रिएक्शन नहीं आती होगी, आप लिखेंगे क्या, है ना? क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, ये दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अंडर नॉर्मल कंडीशंस एमोनोलिसिस नहीं हो पाती है, उसका रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन CCl बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, ड्यू टू कंजुगेशन कहना चाहिए। ठीक है, कार्बन और Cl में अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है। मुश्किल है तो जाहिर सी बात है आपका क्लोरीन को हटा के आप NH2 कैसे लगाओगे? ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस नहीं होता है ये, इसलिए उसने स्पेशली लिख रखा था अंडर नॉर्मल कंडीशन। फाइन। फिर है आपका बी पार्ट, एन इथाइल इथेनामाइन बॉयल्स एट 329 और ब्यूटेनामाइन बॉयल्स एट दिस। ब्यूटेनामाइन आपका ज्यादा में बॉयल करता है, ऑल्दो बोथ आर आइसोमेरिक इन नेचर। ऐसा क्यों है, ये आपको इसका रीजन देना है। पहले तो भाई इसका स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं, एन इथाइल इथेनामाइन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है जरा देखो, एन इथाइल में ये आपका सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, NH से आपका इथाइल लगा हुआ है, और इथेनामाइन मतलब 2 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही जो आपके R पार्ट लगे हुए हैं वो इथाइल है, तो एन इथाइल इथेनामाइन, और दूसरा आपका क्या था? ब्यूटेनामाइन, है ना? तो ब्यूटेनामाइन में नाम से पता लग रहा है, ब्यूटेनामाइन में 4 कार्बन, बड़ा सिंपल है, सीधे तरीके से आप उसको ज्वाइन कर दो। CH3 आएगा यहाँ पे, तो टर्मिनल वाला CH3 होगा ना, CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, ये आपका होगा ब्यूटेनामाइन। दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। अब हमें पता लग रहा है कि ब्यूटेनामाइन की वैल्यू जो है बॉइलिंग पॉइंट की वो ज्यादा है, जबकि दोनों आइसोमेरिक इन नेचर हैं। तो अब इसका रीजन क्या है? एक आपका ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखो आप स्टडी क्या कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे आपका क्या होता है प्राइमरी अमीन में? मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई? ड्यू टू 3 हाइड्रोजन एटम्स, जो कि सेकेंडरी अमीन में आपका नहीं है, तो यहाँ पे लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बस आपको यही एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब ये सब पता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ हो तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो, बट कई लोग ऐसा होता है वो आंसर पूरा डिक्टेट करवाना लिखवाना वो मुझे बिल्कुल नहीं सही लगता, बिकॉज आई थिंक पर्सनली थिंक दैट कि बच्चे को स्पून फीडिंग नहीं करानी चाहिए।
यहाँ स्पून फीडिंग का मतलब है पूरा पका पकाया माल दे दिया, वो कॉन्सेप्ट को समझे, अपना आंसर खुद बना के लिखे, कभी भूलेगा ही नहीं, है ना। तो प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन कि दोनों में आपकी पहली बात तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी प्राइमरी अमीन में ज्यादा होती है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एंड सेकेंडरी अमीन में लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसकी वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी किसका ज्यादा है, प्राइमरी अमीन का, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको स्ट्रक्चर देखो नहीं पता था, ये स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो आप कैसे बताते प्राइमरी अमीन है सेकेंडरी अमीन है, राइट। तो आपको ये शो करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स आपको पूरे पूरे अपने लिखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, तो पहले तो जरा हम ये रिएक्शन ही लिख लेते हैं। ये है जी एनिलीन, ठीक है, एंड एसाइलेशन में हम लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड ही ले लेते हैं, और ये पिरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये Cl और यहाँ इसका एक H ये निकल जाता है साथ में, है ना। एंड कंपाउंड जो आपका बनता है दैट इज NHCO3H3, ठीक है, प्लस HCl। ये थी इसकी रिएक्शन, पूछा गया था रिएक्शन लिखते मैं क्वेश्चन ही भूल गई। हाँ, पिरिडिन की प्रेजेंस में क्या होता है, टू रिमूव दिस HCl पिरिडिन इज यूज्ड, टू रिमूव दिस HCl पिरिडिन इज यूज्ड, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये हटा दोगे तो रिएक्शन आपकी कहाँ जाएगी, एंड रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू कौन सा प्रिंसिपल, ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो ये आपको मतलब ऑब्वियसली बात ली शैटलियर प्रिंसिपल ही था, बट ये कि नहीं भी चलो मेंशन करोगे यहाँ पे तो चलेगा, बट HCl को रिमूव करने के लिए पिरिडिन यूज हो रहा है ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, नहीं था फोर्थ वाले का ही, फोर्थ में और पार्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में और पार्ट में भी क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन में क्या क्या है जी, पहले है ए पार्ट में फिनोल टू एन फिनाइल इथेनामाइड। अब इसको पढ़ते बेटा इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर नहीं है ना तो बड़ा मुश्किल है। हम शुरुआत करते हैं फिनोल से, ये फिनोल है, एन फिनाइल इथेनामाइड मैं यहाँ लास्ट में लिख दे रही हूँ, एन फिनाइल इथेनामाइड NHCO3, एन फिनाइल लगा हुआ है ये, ठीक है, एंड 2 कार्बन वाला इथेन होता है तो वहां से इथेनामाइड, ठीक है ना, NHCO फिनाइल इथेनामाइड था, हाँ चलो। तो आपने फिनोल में क्या किया, पहले तो जिंक डस्ट डालोगे, जिंक डस्ट का आपको ध्यान है ZNO निकल जाता था और क्या बन जाता था, बेंजीन, पहली चीज बेंजीन बन गई। उसके बाद आप उसकी नाइट्रेशन करवाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन होगा तो आपका क्या लगेगा, NO2 ग्रुप लगेगा, है ना। तो NO2 ग्रुप हमने लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है कि NO2 से आप पहले क्या करेंगे, ये तो आप देख सकते हो ये एमाइड है, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा एनिलीन, ठीक है। एनिलीन बनेगा, एनिलीन से उसके बाद आपका वो नेक्स्ट बनेगा। तो आपका नाइट्रो से एनिलीन कैसे बनता है, इसको मैं शो कर दूं, इसको मैं ऐसे शो कर देती हूँ। नाइट्रो से आपका पहले बनेगा रिडक्शन करवा के एनिलीन, ठीक है, NH2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा, अगर आप CH3COCl पिरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, जो रिएक्शन आपने अभी अभी करी है उसी तरह की रिएक्शन है ये, एसिटाइल क्लोराइड में पिरिडिन की प्रेजेंस में आप करवाओगे तो आपका बन जाएगा एमाइड, एमाइड क्या, NHCOCH3। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना आपको, इनिशियल जो आपका है कंपाउंड एंड लास्ट वाला, इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कब रिडक्शन करनी कब ऑक्सीडेशन करनी, इसमें आप रट्टा नहीं लगा सकते इस चीज में, ठीक है। अगला है क्लोरोइथेन से मिथेनामाइन, बी पार्ट में लिख ही लेती हूँ मैंने तो, क्लोरोइथेन टू मिथेनामाइन, मिथेन एमाइन, ठीक है। अब क्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर लिखो पहले तो,
C2H5Cl। क्लोरोइथेन और मिथेनामाइन क्या है? मिथेनामाइन मैं यहाँ पे इधर लिख देती हूँ, चलो, सो दैट बेस जो है CH3NH2, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो यानी एक कार्बन भी आपको कम करना है। पहली बात तो सबसे पहले हम रिएक्ट किससे करवाएंगे? एक्वस NaOH से, तो दैट यहाँ पे क्या आ जाए? OH, ठीक है। डायरेक्टली Cl से है और इसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब ये आपको रिएक्शंस अगर आपने कर रखी होंगी ना, मतलब ओवरऑल सारे चैप्टर्स की, तभी आ सकते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं कंप्लीट द रिएक्शन पार्ट वाला पूरा, जब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो ये आपने एक्वस NaOH से ट्रीट करवाया तो अल्कोहल बन गया। फिर आप क्या करवाओगे अगले स्टेप में? KMnO4 से। KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर उससे रिएक्ट करवाया जाता है तो बन जाता है एसिड, ठीक है ना। 2 कार्बन वाला ही एसिड बनेगा। फिर 2 कार्बन वाला एसिड के लिए आप आगे अमोनिया के प्रेजेंस में हीट करवाएंगे उसको। अमोनिया के प्रेजेंस में जब आपने हीट करवाया तो क्या बन गया? CH3CONH2, अमोनोलिसिस हो गया एक तरह से। सॉरी, अमोनोलिसिस भी, हाँ चलो, मतलब आपका CH3CONH2, ठीक है। उसके बाद Br2 KOH, Br2 इन KOH की प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर जो है आपका, एल्कोहलिक आपका ब्रोमीन वाटर जो है, उसमें आपका क्या होता है? एक कार्बन कम हो जाता है। तो ये वाला जो है R पार्ट, इससे आपका अमीन बनता है, ठीक है। तो मिथेनामाइन आपको बनाना था क्लोरोइथेन से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पार्ट इसमें क्या था? प्रोपेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल टू, इसमें था, लेट मी चेक, इथेनॉल। प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल्स क्या होते हैं आपके? साइनाइड्स, ठीक है। तो प्रोपेन नाइट्राइल में CH3CH2CN। अब देखो ना बच्चों को कितना, अगर प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर पता है तभी ना कर पाएगा। ये 3 कार्बन थे ना साइनाइड, नाइट्राइल में आपका कार्बन जो है आपको गिनना है। अगर लेकिन आप साइनाइड वर्ड बोलते हो तब CN को हटा के अपने कार्बन गिनने होते हैं। इस साइनाइड का मतलब ही CN है, तो एक कार्बन आप ऐड कर चुके हो ऑलरेडी नाम में, ठीक है। सो 3 कार्बन वाला प्रोपेन नाइट्राइल, और इथेनॉल तो आई थिंक पता ही होगा। अब आपको पता है एसिड अल्कोहल आपस में ये सब चीजें आसानी से बन सकती है, तो हम इसका क्या कराएंगे जी? हमने कराना है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पार्शियल एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस याद रखना है साइनाइड्स का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे आपके प्रोडक्ट्स बनाता है। CH3CH2CONHT, पार्शियल हाइड्राइड से आपका क्या बन गया? एमाइड बनेगा, ठीक है। एमाइड बनने के बाद अब करना क्या है जी? हमें तो कार्बन एक तो कम करना है ना, एक कार्बन कम करना है। तो कार्बन कम करने के लिए तो वही वाली चीज अप्लाई कर सकते हैं, अभी अभी हमने किया जो Br2KOH, ठीक है। जब हमने Br2KOH कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। कार्बन तो उतने ही हो गए जितने लास्ट वाले में है, C2C2, ठीक है। अब एमीन से अल्कोहल तक कैसे करोगे वो ध्यान देना है। तो उसमें आपने करना क्या है? नाइट्रस एसिड, एक रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाए, HNO2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2, एंड टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन के अराउंड। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलो चल जाएगा, बट ये जरूरी है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका बन जाता है अल्कोहल। इसको फर्दर कभी अगर आपको PCC से ट्रीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड अल्कोहल से अगर आप कन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना, तो आपका एसिड बनता है। कन्वर्जन आपकी कब करते हैं? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, OH था, OH को कन्वर्ट कर रहे हो इस वाले एल्डिहाइड वाले पार्ट में, है ना, या COH ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो आपको करना क्या है कि अगर आप क्रोमियम के रिएजेंट्स यूज करते हैं तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाती है, अदरवाइज आगे फर्दर क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज ध्यान रखना। 3 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। निकल H2O6+2 आपका एक्वस ग्रीन इन कलर है, लेकिन निकल H2O इन वाला जो है वो ब्लू इन कलर है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 चीज पे डिपेंड करता है भाई। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 चीज पे डिपेंड करता है। वो 2 चीज क्या है? टाइप ऑफ लिगेंड यूज्ड, टाइप ऑफ लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक,
एंड दूसरा डिपेंड करता है डी डी ट्रांजिशन पे, ठीक है, डी डी ट्रांजिशन पे। इन दो चीजों पे मतलब कि डी ट्रांजिशन हो रही है, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अब वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो कि इट विल कॉज लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इट विल कॉज लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सीएफटी का ये क्वेश्चन है, सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पहला ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओ सॉरी, आई मीन मुझे ग्रेजुएशन याद आ गई बीच में, पहला ही चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का याद आ गया कि बच्चों को पढ़ाती हूँ ना मैं, तो वो ध्यान आ गया। क्रिस्टल फील्ड ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, यस सीएफटी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। इट विल कॉज लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी तो आपका क्या होगा, लीडिंग टू डी ट्रांजिशन। करस्पॉन्डिंग टू ग्रीन कलर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ग्रीन कलर था। कुछ चीजों में ना आपको रीजन पता होता है, बट आप बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाके चाहो कि एक्सप्लेन कर सको तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपने अभी तक उतना उसकी डिटेल पढ़ी नहीं होती है, राइट। तो करस्पॉन्डिंग टू ग्रीन कलर। और दूसरी तरफ आपको जो शो करना है, दूसरा आपका रिएजेंट क्या था, ये इन। इन आपका क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड कैसे पता लगता है, ये मैं आपको लिंक ऊपर दे दूंगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। ये आप अगर जिस बच्चे को भी पढ़ना है ना, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको पढ़ना है उसको ये पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक है, उससे पता लगता है, ठीक है। तो आपको लिंक मैं ऊपर डाल दे रही हूँ, आप वो देख लेना, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड आपका मतलब कैसे पता लगता है, ठीक है। चलो, तो आपका इथाइलिन डाइएमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या शो करेगा, क्रिस्टल फील्ड, मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना, मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आपकी जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो उसके हिसाब से आपका कलर जो है वो बढ़ के ब्लू हो जाएगा। आपको पूरा एक वो रेंज पता लगती है ना कलर की, ठीक है, विबग्योर। तो वहां पे आपका पहले ग्रीन था, अब क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक, तो पहला पार्ट तो ये आंसर हो गया कि आपका दो जो रीजंस थे दोनों बता दिए मैंने, टाइप ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग या वीक, और डीडी ट्रांजिशन। राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये यहीं पे लिखना पड़ेगा। चलिए जी लिख देते हैं, जब लिखना ही है तो सिंपल है। फॉर्मूला देखो एंड नाम देखो, मतलब ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लिखना है। एग्जाम में आपका दोनों चीज आ सकता है, फॉर्मूला लिखा हो, नाम देना हो, और दूसरी तरह से भी। कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट मतलब कि कोबाल्ट की आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। तो आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और ट्रिस, ट्रिस मतलब 3, क्योंकि यहाँ इसके नाम में आ गया ना डाइएमीन, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिस यूज किया। अगर नाम में ही डाई ट्राई वर्ड आ जाता है तो फिर ट्रिस बिस इस तरह का नाम यूज करते हैं। ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन आपने अभी भी किया ना, इथाइलिन डाइमीन उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 CH2 NH2, ये उसने फॉर्मूला लिखने को पूरा कहा है ना। तो ये बन गया आपका, जस्ट अ मिनट, ये फॉर्मूला कि कोबाल्ट आ गया, इथाइलिन डाइएमीन आ गया, और हमें पता है कि क्या बोल रखा है, सल्फेट। अब लेकिन ये हम बच्चे कई बार ये लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना, बट आपको पता है सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, वो 2 नेगेटिव यहां जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, ये हमें पता लगेगा इससे। ये पूरा आपका इन जो है, इन इथाइलिन डाइएमीन आपका न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो इसकी थी +3, तो यानी आपका ये बॉक्स के ऊपर +3 चार्ज है, आप निकालते हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही वो 3 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ SO4 ट्राइस, ठीक है। फॉर्मूला पता होना अच्छे से बहुत जरूरी है कि कैसे लिखते हैं। एक तो लिगेंड का फॉर्मूला पता होगा, और लिगेंड न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है वो पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जैसे आप निकालते हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, अगर आपको पता होता है तो आप बॉक्स के ऊपर ये +3 चार्ज होता है तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो। ये उसका उल्टा था कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चार्ज पता था, तो आपको बॉक्स के ऊपर वाला जो नंबर था वो पॉजिटिव चार्ज वो पता लगाना था, सो दैट आप ये डिसाइड कर सको कि एनायंस कितने हैं। अब नाम देख के पता लग रहा होगा लिगेंड्स आपके कितने हैं। यहाँ पे ना एक तो ये थ्राइस भी आएगा, मिस हो गया मुझसे, ट्रिस वर्ड था ना, ट्रिस, तो यहाँ पे थ्राइस भी आएगा। अब ये कितने लिगेंड्स हो गए, ये आपके टोटल आपको 3 2 6 बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट मतलब दो जगह से वो जुड़ेगा, ठीक है, बाइडेंटेट का ये मतलब है।
तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये इस चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्टिंग आपका जो वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले एक आपकी थ्योरी थी ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो थ्योरी भी पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में वेस्पर थ्योरी भी आपको वो चीज आनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको पता लगेंगी तो ही आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो वो आपका सिलेबस में ऑलरेडी है, जरूरी नहीं कि टर्म 2 एंड ऑल में हो, बट आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फाइन, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है जी। तो क्वेश्चन फिफ्थ का और पार्ट क्या कहता है, देखो जरा। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज T2G थ्राइस एंड Eg1। आपको पता है ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में आपका क्या होता है। पहले तो दूसरे वाले में उसने क्या रखा है, डायग्राम भी ड्रॉ करो अब वाले का, तो हम डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, समझाना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका फ्री मेटल आयन। ठीक है, इसमें मैं, चलो अभी तो मैं नहीं कुछ शो कर रही, पहले हम एक बार डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लें, देन बताती हूँ आप। ठीक, उसके बाद 2 और यहाँ पे आ गया 3, ये है Eg, यहाँ पे क्या है, ये T2G है पूरा तीनों। ठीक है ना, इसको एक्चुअली ठीक है, Eg एंड T2G में स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक, ये क्या था आपका, ये है स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड, सॉरी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे स्प्लिट करेगा ये वो है। और इसके बीच का जो गैप है वो डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये वेरी सेंटर होता है, रूल होता है ना वेरी सेंटर, वो जो लाइन सेंटर की लाइन होती है। तो और यहाँ पे ऊपर वाले जो आपके दोनों डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। यहाँ पे नीचे क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। क्लियर हो गया। उसने ये पूछा था, इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें अगर सपोज करो हाई स्पिन होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर भी एक वीडियो है हाई स्पिन लो स्पिन वाली, ये मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगी, ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे आपकी ओवरऑल स्पिन की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। कैसे ज्यादा आएगी, हाई स्पिन या लो स्पिन हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो वीडियो में आप अच्छे से देख लेना। ठीक है जी। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन है या लो स्पिन, यानी कैसे पता लगेगा हमें कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या कम हैं। अब T2G3 में अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गए और 1 इलेक्ट्रॉन Eg हमने ऊपर भेज दिया, तो यानी यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये डी आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई तो Eg में आपका 1 इलेक्ट्रॉन गया है, T2G में 3, तो इसका मतलब हमें इससे पता लग रहा है कि 4th इलेक्ट्रॉन आपका Eg में जा रहा है, तो इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो यानी ये आपका जो पेयरिंग अप होती थी ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नहीं होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट टेकिंग प्लेस। ठीक है, पेयरिंग नहीं हो रही है, तो आपका जो स्पिन है, टोटल स्पिन की वैल्यू वो ज्यादा आएगी, टोटल स्पिन वैल्यू मोर, तो यानी कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट, इससे दोनों क्लियर हो गया हमारा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, टाइटेनियम का आपका दिया हुआ है कंपाउंड, टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो टाइटेनियम फोर्थ, टाइटेनियम सेकंड या टाइटेनियम थर्ड। ठीक है, अब पहले तो ये पता हो जाए आपको टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर पता है कि नहीं पता, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो आगे नहीं कर सकते हो। ठीक है, 22 है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, लास्ट में आपका सपोज करो आप जो भी ओवरऑल लिख रहे हो जैसे आपको लिखना है, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, 4s2 तक 20 होता है ना, 3d2, यही आएगा। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती हो। 3d2 4s2 और उसके पहले आर्गन 18, आप हो ना 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन के एंड 4 इसके। ठीक है, अब टाइटेनियम 4 में आप देख सकते हो चारों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, तो टाइटेनियम 4 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियसली। ठीक है ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब बन जाएगी तो यानी कि आपका कहीं ना कहीं
टाइटेनियम 4 हमेशा ज्यादा स्टेबल ही होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड एंड थर्ड। उसने रीजन ही पूछा था कि क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो आपने रीजन बता दिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और ये बता दिया कि आपका टाइटेनियम 4 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रही है एक ऐसी उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जो कि नियरेस्ट नोबल गैस की है, इसलिए आपका वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। दूसरा पार्ट क्या है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट स्टडी कर रहे हो ना, तो आपका जब एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्यों घट रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए बेसिकली आपका along द पीरियड रेडियस क्यों घट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस with increase in atomic number because of increase in effective nuclear charge। पहली बात, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज आपका जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, राइट। एंड आपका जो अलोंग द पीरियड में आपका नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में सिर्फ ऐड होते जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके अलावा जस्ट मिनट, हाँ, तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका क्या हो जाएगा, डोमिनेट करेगा। तो आपका जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो आपका आयनिक रेडियस, जाहिर सी बात है, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ा ना। हाँ, इतना काफी है। तीसरा पार्ट है फिर आपका जिंक इज अ कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल एंड आयरन क्रोमियम आपके टिपिकली हार्ड हैं। जिंक आपका सॉफ्ट बताया हुआ है और आयरन एंड क्रोमियम दोनों हार्ड, आयरन एंड क्रोमियम हार्ड। हार्डनेस आपकी पता लगती है, हार्डनेस इज ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। और मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर मेटेलिक बॉन्डिंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आंसर, ठीक है, मोर मेटेलिक बॉन्डिंग। हार्डनेस आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे आपका नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड एक चीज और इसमें पॉइंट लिख लेना कि आयरन और क्रोमियम का हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्लियर। तो पूरा पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देना, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर इन केस भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर लिख दोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है कोई एक एल्कीन है ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C5H10, ओजोनोलिसिस होती है तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स देता है बी एंड सी, ठीक है। तो ए हमारी कोई क्या है, एल्कीन, जो कि ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में आप क्या करते हो, पहले ओजोन से रिएक्शन, उसके बाद जिंक H3O पॉजिटिव से, है ना। तो आपका बी और सी दो चीज बन रही है, बी प्लस सी, हमें ना ए पता ना बी ना सी, आगे देखते हैं। कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको टॉलेंस टेस्ट के बारे में बताया था ना, टॉलेंस टेस्ट आपका कौन देता है, एल्डिहाइड्स दोनों ही देते हैं, बट नॉट कीटोन्स, ठीक है ना। अब फेलिंग टेस्ट आपका कौन देते हैं, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स। तो यानी आपको पता लग रहा है, वो कह रहा है कंपाउंड बी आपका फेलिंग टेस्ट देगा, तो यानी कंपाउंड बी आपका एल्डिहाइड है ना, ये क्लियर हो गया मैं, ओके। उसके अलावा एंड आल्सो फॉर्म्स आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद I2, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो भी ये देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, वो तो आपको पता ही है कि ये वाला जो पार्ट है, अगर ये पार्ट प्रेजेंट होगा आपका किसी कंपाउंड में तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है ना। तो यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, और ये 5 कार्बन वाला आपका कोई एल्कीन था। तो आई थिंक आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाना चाहिए कि 5 कार्बन वाले एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड, इसके साथ हम कैसे लिखते हैं, रुको, ठीक है, क्लियर है, 5 कार्बन हो गए एंड यस 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए।
तो ये थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है, प्रैक्टिस करते हो आप तब जाके क्लियर ज्यादा होता है। तो आपका बी आ गया, ए पार्ट आ गया। अच्छा और क्या दे रखा था उसके बाद, कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। कंपाउंड सी फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, मतलब या तो कीटोन है या एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब हमें ये तो पता लग गया यहाँ से एरोमेटिक का तो कोई काम है नहीं, कीटोन ही रह गया। अब ये 5 कार्बन था, यहाँ आपका 2 कार्बन वाला आपका एल्डिहाइड बना। उसके बाद क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन कौन सा, CH3CO CH3, 3 कार्बन वाला यानी कि एसीटोन। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी सी हमने कर लिया। राइट द रिएक्शन फॉर ओजोनोलिसिस एंड उसके अलावा क्या है, एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम बी एंड सी। ओजोनोलिसिस की तो हमने रिएक्शन लिख दी। ठीक है, अब हमें बाकी रिएक्शंस भी लिखनी है। सेम आपके जो क्वेश्चन में बाकी रिएक्शंस जो हैं वो भी हमें लिखनी है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ लिख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा एक तो CH3CHO एल्डिहाइड आपका फेलिंग्स टेस्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा प्लस 5OH आयन, ये आपका फेलिंग्स रिएजेंट हो गया। ठीक है ना, फेलिंग्स रिएजेंट 2 कॉपर प्लस एंड 5OH नेगेटिव, तो आपका एसिटेट आयन बनता है जी, एसिटेट आयन बनता है। और क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, रेड पीपीटीज ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, या ऐसी ही रिएक्शन आपकी उसकी भी है, फेलिंग टेस्ट आपका जो कोई भी देगा ना तो उसका क्लियर होना चाहिए। आपका एसिटाल्डिहाइड की हमने फेलिंग टेस्ट वाली रिएक्शन लिख दी, एसीटोन आपका टेस्ट दे नहीं रहा है। उसके बाद आपका एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन दोनों के लिए ही कहा हुआ था आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। तो दोनों के लिए ही आपको आइडोफॉर्म टेस्ट लिखना पड़ेगा। CH3COCH3 आइडोफॉर्म टेस्ट में हमेशा होता है 3I2 और 3NaOH। ठीक है, ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3 एंड 3HI प्लस HCOONA। यहाँ पे भी क्या बनेगा, आइडोफॉर्म ही बनेगा यहाँ पे भी, प्लस साथ में 3HI और CH3COONA। बस इतना सा फर्क आ गया, बाकी कुछ नहीं। आइडोफॉर्म टेस्ट में आइडोफॉर्म बनता ही बनता है, क्लियर है। और आइडोफॉर्म का जो कलर है वो होते हैं येलो पीपीटीज, तो इसीलिए ये टेस्ट आपका काफी यूज किया जाता है। आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, ठीक है ना, एंड टॉलरेंस रीजन टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, सारे आपको बहुत इजीली बता देंगे, कलर्स आ जाते हैं ना इनमें इस वजह से। ठीक है, तो हमने रिएक्शन सारी कर ली, और तो नहीं था इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ। ओजोनेलिसिस की रिएक्शन हमने पहले लिख ली है, देन फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका सॉल पार्टिकल लिखा हुआ इधर क्रिस्टलॉइड है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है। एक्चुअली ये आप कर रहे हो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो गया तो ये है आपका इलेक्ट्रोडायलाइजर। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलाइजर है। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, ये देखो, ये आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज हो रखी होती है। ये जो फनल है ना, बाहर आपकी सेलोफेन बैग या पार्चमेंट पेपर बैग जो है ना, मतलब कोई आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होगी। और जो आपका क्रिस्टलाइड है वो फिर आपका यहाँ पे प्यूरिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, कोलॉइड्स का पार्ट अच्छे से करके जाना, कोलॉइड्स में काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था जरा हम देखें, विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। अब अभी अभी मैंने करवाया ना, विच प्रोसेस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलाइजर था तो प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस अभी मैंने बताया, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, बी पार्ट क्या आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सी पार्ट, कैन द सेम प्रोसेस अकर विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। क्या इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए बिना भी किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है। ठीक है ना, किया जा सकता है डायलिसिस जो होता है ना, बट यहाँ पे आप फिर ये लिखोगे, बट डायलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस, डायलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस, टू इंक्रीज इट्स स्पीड क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। हो गया आंसर, सी पार्ट भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसे अप्लाई करते हैं ताकि वो आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो सके। ठीक है, डायलिसिस आपने नाम सुन रखा होगा, जिनकी किडनी खराब होती है डायलिसिस करवाना जाना पड़ता है उनको रेगुलरली।
तो डायलिसिस आपका वर्ड जो है वो बेसिकली इसी तरह से होता है कि आप सेपरेट आउट करते हो। सरफेस केमिस्ट्री जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अदरवाइज हमें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना चाह रही यहाँ पे। चलो 9th क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शंस है। एन इथाइल इथेनामाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो ए पार्ट में सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये आपका है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, और इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो एन इथाइल इथेनामाइन का फॉर्मूला हम जब लिखेंगे, फिर से एक बार पहले भी अभी हमने किया था ना, एन इथाइल इथेनामाइन, ठीक है। इसको ऊपर के बजाय हम इधर लिख लेते हैं, एन इथाइल इथेनामाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग आपने बनाई, SO2 एंड Cl, ठीक है। ये आप KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो ये जो Cl है ना, ठीक है, एंड जो इसका H है ये रिएक्ट कर जाते हैं, ये Cl और इसका H, ठीक। तो कंपाउंड क्या बनेगा ध्यान से देखना, यहाँ SO2 तो ऑलरेडी था ही, लगेगा किसके साथ ये अटैच होगा अब यहाँ पे N के साथ, N, इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5, ठीक है, प्लस साथ में वाटर और KCl, वाटर एंड KCl बन जाएगा, ठीक है। ये आपका इनसॉल्युबल इन KOH होता है। एक्चुअली हिंसबर्ग रिएजेंट वाला भी एक टेस्ट होता है ना, इनसॉल्युबल इन KOH, ये याद रखना। NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, इसका नाम है। अच्छा, नाम लिख देती हूँ मैं, चलो, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इसका नाम है, ठीक है, कहीं गलत ना कर दो। नाम मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चों को नाम वगैरह पता ही नहीं होते हैं। फिर दूसरा पार्ट है आपका बेंजाइल क्लोराइड को आप अमोनिया से ट्रीट कर रहे हो, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन। अच्छा जी, तो बेंजाइल क्लोराइड पहले तो लिखते हैं हम, ये आ गया जी बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। नाम एक्चुअली मैं ये नाम यहीं से हम ले रहे हैं डायरेक्टली, तो आई होप मैं साथ साथ पढ़ाती जा रही हूँ तो आपको नीचे नाम लिखने की, आपको एग्जाम में नीचे नाम लिखना है, बट मैं आपको अभी यहाँ पे नाम बार बार नहीं लिख रही है ना, टाइम वेस्ट है, बिकॉज क्योंकि मैं साथ ही साथ बता ही रही हूँ कि बेंजाइल क्लोराइड का मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखा है। तो स्ट्रक्चर्स वगैरह पे इन सब पे बहुत ध्यान देना, नोमेनक्लेचर पे बार बार बहुत फोकस कर कहने हमेशा कहती हूँ मैं बच्चों को, ठीक है। तो अमोनिया आपने पहले रिएक्ट करवाया इसके साथ, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कंपाउंड बन जाएगा CH2NH2, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिएक्ट क्या करवा रहे हैं, उसके बाद उसने बोला फॉलोड बाय द रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन CH3Cl, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन से ट्रीट करवाने के बाद जो कंपाउंड बना वो था CH2 तो था ही, यहाँ पे आपका N के साथ 2 मिथाइल लग जाएंगे, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन आपके रिमूव हो गए। इसका नाम क्या है अब, NN डाई मिथाइल फिनाइल, आगे मिथेनामाइन, ठीक। ये रिएक्शन भी हो गई, 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद तीसरी रिएक्शन क्या है, एनिलीन की, क्या थी देखो ना, एनिलीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी कार्बिल अमीन रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, गॉट इट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसमें हमने एनिलीन को ट्रीट किया इसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं एक बारी। हाँ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो आपका बन जाएगा जी आइसोसाइनाइड, ठीक है। कंपाउंड क्लियर बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम है, फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिर फिनाइल कार्बिलअमीन, कार्बिल अमीन, और ठीक है। तो नाम आपको क्लियर हो गया आई थिंक।
और ये जो आपके जितने भी टेस्ट वगैरह है ना, ये आपको मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, कार्विल अमीन टेस्ट, ये सब एक जगह लिख लेना। जब आप रिवीजन करते हो उसको इस तरह से लिखो कि सब एक जगह आपका आ जाए, ठीक है, रिवीजन के टाइम सही रहता है। उसके बाद इसमें और पार्ट में भी दिया हुआ है, अच्छा जी, राइट द आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो सिंपल है, एन इथाइल, एक साइड इथाइल है ना, ये एन मिथाइल, ठीक है, बेंजामाइन, बेंजीनामाइन होगा, बेंजीनामाइन, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग, NO2 से जब आप टिन करके मतलब टिन और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका बनेगा पहले एनिलीन, ए हो गया आपका एनिलीन, ठीक है। फिर ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप कराते हैं रिएक्शन तो पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, सब जगह ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाता है, लो जी, ये बन गया आपका कंपाउंड। इसके बाद जो ये अगला स्टेप है इसमें आपका क्या होता है, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। डाइजोनियम क्लोराइड में हम क्या करें, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ N2Cl बन जाएगा, बाकी ब्रोमीन तो ऑलरेडी लगा ही रहेगा, ब्रोमीन नहीं हटेगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका लास्ट में क्या है, HbF4 के साथ जब आप इसको ट्रीट करवाओगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है इसकी जगह N2Cl की जगह क्या बन जाएगा, N2Cl की जगह आपका खाली फ्लोरीन आ जाएगा, बाकी तीनों जगह आपका ब्रोमीन ऑलरेडी रहेगा, क्लियर है। साथ में आपका वो भी निकलता है BF3 और N2, ठीक। चलो दोनों पार्ट्स हो गए इसके। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर द सेल इज 1.260 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल। चलो तो आपको पहले तो सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है ना, एल्यूमिनियम सॉलिड वाले स्टेट में से याद है सिंगल डंडा से लगाते थे आप, कैडमियम +2 की क्या रिएक्ट वो है कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, फिर सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल लाइन लगाओगे, देन एल्यूमिनियम +3, ठीक, एंड फिर सिंगल लाइन में आपका कैडमियम, ओ एक चीज मिस हो गई, कंसंट्रेशन भी आपको लिखनी है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या दे रखी है इसकी 0.01 मोलर, और लास्ट में क्या आ जाएगा फिर कैडमियम सॉलिड। ये हो गई आपकी इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब निकालना क्या है इस रिएक्शन से, अगर आपको निकालना होगा तो आपको निकालना है ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल नहीं सॉरी ई सेल निकालना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ये फॉर्मूला आपने आई थिंक कर रखा होगा, एल्यूमिनियम का कितना आ जाएगा ट्वाइस है ना, और दूसरा कैडमियम +2 का थ्राइस, ठीक। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.26 गिवन है ना उसमें ई नॉट सेल, 1.26 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये डबल है यहाँ पे, ये भी देख लेना, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके का जो आपका चेंज हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल 6 हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन, एल्यूमिनियम का कितनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, इसका स्क्वायर और डिवाइड में 0.1 का थ्राइस। आगे कैसे सॉल्व होगा, 1.26 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 6, यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग जिन लोगों को भी सॉल्व करना आता है, अगर आपको ध्यान हो, ये देखो ये 0.01 है, 0.1 है, ठीक है, तो फाइनली -1 आ जाएगा। अब -1 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1.26 यहाँ पे आपका आ गया 0.009, 1.269, सॉरी माइनस नहीं, प्लस आ जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना, दो ये माइनस माइनस आपका टोटल प्लस आ जाएगा, तो 1.269 वोल्ट आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो मैं आपको बता दूं एबिलिटी ऑफ इसकी फ्लोरीन की, एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वाले क्यों है, इज ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी, हायर
लैटिस एनर्जी एंड हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके फ्लोरीन के कई सारे आपके कंपाउंड्स बनते हैं ना, जैसे हायर वो ज्यादा स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इन कंपैरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। काफी सारे एटम्स, फ्लोरीन छोटे छोटे एटम्स हैं, तो कहीं पे अगर लगे भी होते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जो है कई सारे लगे होते हैं। क्यों? और वो स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि आपकी हायर लैटिस एनर्जी है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी है। ठीक है, तो आई थिंक सिर्फ इतना ही इसमें लिखना है, और तो ज्यादा इसमें लिखने का कुछ है भी नहीं। उसके अलावा हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड? अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड में कौन फेस करेगा? जो पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब कि आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि आप सबका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट +2 में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, 27 के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लास्ट में आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड ऑब्वियसली आपका जो आंसर है फिर वो यही है ना, कि ये पैरामैग्नेटिक है एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर Ag+, Ag का होता है 47, तो क्रोमियम, सॉरी क्रिप्टॉन 36, हाँ ठीक है, आर्गन क्रिप्टॉन 36। उसके बाद इसके बाद अब जो आपका आता है 3d10 4s, कितना था ये 36 ना, 36 10 46 एंड 1। ठीक है, तो 4s1 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका Ag+, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो आप देख सकते हो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेम हमें टाइटेनियम +4 में भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, टाइटेनियम +4 में किया था ना, यहाँ पे आर्गन 18 का था, उसके बाद क्या था यहाँ पे 3d2 4s2, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। फिर जिंक में, जिंक +2 में आपको पता है 3d10 होता है एंड 4s2, है ना, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों आपके डायमैग्नेटिक हैं। कोबाल्ट +2 आपका पैरामैग्नेटिक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरा पार्ट है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 5d की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 3d एंड 4d। क्यों? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 5d की ज्यादा है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 5d की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 3d एंड 4d। ट्रांजिशन मेटल में आपका जो, आप अगर मैं आपसे कहूँ ना, ट्रांजिशन मेटल ऑफ 5d ट्रांजिशन, चलो 5d सीरीज, हाँ ऐसे लिख लो, 5d सीरीज हैव 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यानी आपकी शील्डिंग कैसी होगी? वीक शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियसली अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट कम है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका ज्यादा होगा, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, तो स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एंड हेंस हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपका कहीं पे अगर वीक शील्डिंग इफेक्ट है 4f इलेक्ट्रॉन्स का, तो जाहिर सी बात है उसकी आपकी जो आयनाइजेशन, जो आपका उससे आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। एटॉमिक रेडियस फिर उसके बाद छोटा हो जाएगा एंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट है, या आप ये कह सकते हो कि जो वो करते हो आप, क्या कहते हो उसे, पीरियोडिक ट्रेंड्स में जब आप पढ़ते हो, वो अगर किसी को क्लियर हो रखा है तो ये आपको मुझे लगता है इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट, और तो कोई पार्ट नहीं था ना, सी पार्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में ही एक और पार्ट भी है, और वाला पार्ट। ओके, इसमें पूछा गया है मैग्नीज, ये ग्राफ दिया गया है और पहला पार्ट दिया हुआ है, वाई मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। ठीक है, तो मैग्नीज में पहली बात तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, जितने ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग, तो यहाँ लिख लो आप, सो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, मैग्नीज के सॉरी, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपकी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी
नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब ये आपके बॉन्ड्स देखो जाहिर सी बात है मेटल में डीलोकलाइजेशन, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज और आप मेंशन कर लो, मेरे ख्याल से करना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, हाँ यहाँ पे कर लो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बाद एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, है ना, टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। फिर ये करो कि सो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, नो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मेटालिक बॉन्ड वीकर, ठीक, एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आई थिंक आपको क्लियर होगा ऑलरेडी। मेल्टिंग पॉइंट वाले में हमने यहाँ पे देखो मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में बताया है। मैग्नीज के हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सबसे ज्यादा है तो एक्जैक्टली हाफ फिल्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बहुत स्टेबल है, तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपके टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स हिले डुलेंगे नहीं, जब हिले डुलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है आपका वो उसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड है मेटालिक बॉन्डिंग वो कंपेरेटिवली वीकर हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम आएगा। तो ये इसका एक पार्ट हो गया। फिर है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू 4D सीरीज। बी पार्ट 3D का 3D का लोअर मेल्टिंग पॉइंट है ना, 3D सीरीज का लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन 4D सीरीज, ये पूछा हुआ है। तो मोर मोर वही फिर से वही बात आ जाएगी, मोर मेटेलिक बॉन्डिंग, यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है कि मोर मेटेलिक बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स, सीधे लिख लो 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मोर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मोर मेटेलिक बॉन्डिंग हो गया एंड मोर मेल्टिंग पॉइंट्स, क्लियर। तीसरा पार्ट भी था इसका, कोई तीसरा पार्ट था ना एक, हाँ। इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये तो आपको पता है टंगस्टन बल्ब में यूज होता है ना, टंगस्टन फिलामेंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ना 3000 समथिंग कुछ है, 20 या पता नहीं 22 करके इस तरह से, 20-22 कुछ ऐसे ही है, 3400 के अकॉर्डिंग है, 3400 अप्रॉक्स ले लो डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगर आपको अगर ध्यान हो, सबसे ऊपर वाली स्कैंडियम टाइटेनियम वाली है ना, तो वहां सॉरी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज नहीं, मैं फर्स्ट इसको पढ़ रही, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब जो आपकी 5D होगी, 3D 4D 5D, 5D वाली में, ठीक है। 5D वाली में आपका ये रहा टंगस्टन W, ठीक। 11th क्वेश्चन हो गया। अब सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन 12th वाला, पूरा पैसेज एक दिया हुआ है, या पैसेज आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी बिकॉज टाइम वेस्ट हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बेस है ये कि हमारी बॉडी में न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं, तो हमें पता है पोटेशियम 40, इसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहीं से ऑब्वियसली आंसर निकालना है। कंपेरेटिवली आप कह सकते हो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, पैसेज में से आपको आंसर मिल भी जाता है, वहीं से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या दिया, व्हाई इज कार्बन 14 रेडियो एक्टिव व्हाइल कार्बन 12 नॉट। पहला क्यों है, रेडियो एक्टिविटी कब आती है, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स इज 2:3, ठीक है, विच इज नॉट द स्टेबल रेशियो। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जाहिर सी बात है 1:1 होने चाहिए ना, ठीक है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अगर 1:1 नहीं है तो आपका स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो इस वजह से आपका रेडियो एक्टिविटी कार्बन 14 में है, कार्बन 12 में नहीं है। पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट, रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन डेटिंग अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो, हाउ वाज द एज ऑफ दिस फॉसिल एस्टिमेटेड। एज कैसे पता लगती है, एज ऑफ फॉसिल्स बाय कार्बन 14
डिके, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके जिसे आप कहते हो। बी पार्ट भी हो गया, फिर सी पार्ट, कार्बन विच आर द टू मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिकेज हमारी बॉडी में जो हो रहे हैं। तो एक तो है आपका C14 एटम डिके टू स्टेबल नाइट्रोजन एटम, एक तो ये है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपका दूसरा है, दूसरा आपका है K40 का, ठीक है। K40 आपका, ये आपका डिके होता है स्टेबल कैल्शियम में, ठीक है। ये दोनों आपके ह्यूमन बॉडी में जो रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस है वो होते हैं। फिर है डी पार्ट, सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ कार्बन 14 एट इट्स टाइम ऑफ डेथ, 20 ग्राम एट द टाइम ऑफ डेथ है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन्स आफ्टर इतने ईयर्स। चलो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आई लेट यू नो। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स दोबारा यहाँ से आ जाएगा। ये ओ मतलब ओरिजिनल वाला जो एक्चुअल इनिशियल था, एंड टी मतलब आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 20 ग्राम, सी टी आपको निकालना है, ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है। एंड टाइम भी दिया हुआ है भाई, नहीं टाइम आपका दे रखा था, हाँ टाइम दे रखा था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टाइम की जगह वैल्यू पुट करो, 10320 ये दे रखा था, 2.303। के आप कैसे निकालोगे, के आपका निकलता है यहाँ से, के इज इक्वल टू टाइम वाला एक फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो, ये फॉर्मूला था ना 0.693 बाय के, है ना। तो यहाँ k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 6000, ये 6000 आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, गिवन है, ठीक है, हाफ लाइफ करके गिवन है ये, इस वजह से। तो यहाँ पे आप यही लिखोगे 0.693 डिवाइड बाय 6000, ठीक है। फिर आएगा लॉग 20 बाय ct, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका ct आ जाता है 6.17 ग्राम, ठीक है। तो ये आप वैल्यू ज़रा खुद से कर लेना, ठीक है ना। और जस्ट अ मिनट, ये आप जब सारा कैलकुलेट करेंगे तब आपका ना, मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ, है तो कैलकुलेशन ही, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर ध्यान हो तो दे रखी है वैल्यू एंटी लॉग की, है ना। तो 0.517 इज इक्वल टू लॉग 20 बाय सी टी, ठीक है। तो ये इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा ना, एंटी लॉग 0.517 इज इक्वल टू 20 बाय सी टी, तो यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी थी 3.289, 20 बाय सी टी, यहाँ से सी टी की वैल्यू आ जाएगी 6.17 ग्राम, ठीक है। 6.17 ग्राम इसका आंसर आ गया, ठीक। यही निकालना था आपने, हाउ मच कार्बन 14 रिमेन्स आफ्टर इतने जो भी ईयर्स दे रखे हैं। अच्छा, और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज द फॉसिल विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14 इफ इट इनिशियली पोजेस्ड 32 ग्राम ऑफ कार्बन 14, ठीक है। अगर पहले उसका इनिशियली, हाँ स्टार्टिंग में 32 ग्राम था, तो अब 12 ग्राम रह गया है, लेकिन आपको उसकी एज बतानी है, हाउ ओल्ड इज द फॉसिल, यानी आपको एज बतानी है, टाइम बताना है, ठीक है। फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, 2.303 बाय के लॉग सी नॉट बाय सी टी, ठीक। अब की बार आपका सी नॉट दे रखा है 32 ग्राम और सी टी भी दे रखा है 12 ग्राम। टाइम फिर से आपका वो आपको कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू कहाँ से आएगी, 0.693 बाय 6000, ये तो सेम ही रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा। टाइम ही कैलकुलेट करना है आपको, सिंपली 2.303 डिवाइड में यहाँ पे 693 बाय 6000, ठीक है, एंड देन लॉग 32 बाय 12। इसको भी आप कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे, मैंने ऑलरेडी ये किया ही हुआ है सारा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि क्या आएगा आंसर। 6000 यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग 2.667, इसकी वैल्यू देख लेना कैलकुलेट करके, फाइनली 8494 ईयर्स, ठीक है। और क्योंकि ईयर्स में ही था आपका सारा, लॉग इसकी वैल्यू आपको जस्ट पुट करनी है और सिर्फ इसको सारा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 12 केमिस्ट्री। हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व भी किया एंड साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज गाइज इसको लाइक करो, शेयर करो, अब जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, या जो आपको पता है कि यहाँ +2 वाले बच्चे उनको शेयर कर दो, ठीक है। एंड बने रहिए हमारे साथ
रेगुलरली उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, ठीक है, एंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लेना, क्योंकि वन शॉट वीडियोस टर्म 2 में जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री के उनकी सबकी मैं डालने वाली हूँ। कुछ की हम डाल चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं, और रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उनकी हम डालेंगे अभी, ठीक है। तो टिल देन ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना, बाय बाय, टेक केयर।